चलो तो हम लोग अब एक थोड़ा टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। सब बच्चे टेस्ट लेके आए हैं चलो टेस्ट है सब बच्चों के पास। तो इसलिए मैं इसमें खोल लूँगा। तो अभी वो कहाँ है? बैंक का नहीं है ये फोन किसका लगा हुआ है? लॉक डाउनलोड कर लिया? इसे शेयर करो वीडियो से। क्या करूँ? शेयर इसमें इसमें एक एमएक्स शेयर आता है कुछ आता है ना? हाँ उसी को शेयर है तुम्हारे पास? नहीं एमएक्स नहीं एमएक्स नहीं नहीं तो वीडियो से करो। क्विक शेयर से कर लेंगे। कैसे? क्विक शेयर से मेरे पास क्विक शेयर है। तो इसमें तो नहीं होगा। हाँ अरे वीडियो से करो। खोलो खोलो जल्दी खोलो। क्या होता है? कर लिया मैंने। हाँ कौन सा है हमारा? अभी हो रहा है। इसमें है कोई आ रहा है? देना मुझे। हाँ ब्लूटूथ का है तुमको पता लगेगा। अच्छा ब्लूटूथ बोलता हूँ। मैं खोलती नहीं। अरे भाई ब्लूटूथ खोल दो मुझे। अरे तुम और किसी को भेज दो इसका फोन ठीक ठाक। आपने नेट को कर दिया जाएगा कहाँ से? ब्लूटूथ खोल के मैंने सर्च करो ब्लूटूथ को फिर ये आएगा ऑप्शन आएगा इसमें। हाँ खुल गया फिर। अब सर्च करो। क्या नाम क्या है? इसमें आ रहा है कुछ देखो। सब ब्लूटूथ तो वो हुआ ना कैसे कनेक्ट होगा? स्क्रीन थोड़ी शेयर होगी। हाँ वैसे तो क्विक शेयर से मुझे मैं वही कर रही थी। क्विक शेयर से भेजना पड़ेगा। नहीं चला सकती फेसबुक से। बेटा सही बच्चे टेस्ट देके आए टेस्ट देके सब बच्चे आए बेटे एक उधर से माइक दिया ना माइक। वो लिखा है डिवाइस पूरा क्लास ना लगे फिर जाए ऐसे ही नहीं मुझे आ गया। भेज दो। जा रही है? हाँ मतलब उधर जा रही है इधर से जा रही है। आ रही है। चलो तब तक आप लोग बेटा सेलेक्ट करो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं मुझसे। कैसे आपके पास लो ये तो बहुत स्लो जा रहा है।
चलो तब तक आप लोग बेटा जो हमने टेस्ट दिया था आपको बताया था वो आप लोग निकालो। मैंने कल कहा था लेके आना, सब बच्चे लेके आए, ठीक है। तो एक बार देखो आपको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं जल्दी से, और उसके फिर मैं आंसर बता रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये मैं पहले आंसर बताता हूँ, खाली ये सब छोड़ो, बताओ बता दो। तो फिर तो वो ग्रुप में डाल दो, लेकिन मेरा मोबाइल अभी है नहीं, मेरा मोबाइल बदलने का। तो ऐसा करेंगे, ऐसा करो फिर, ये छोड़ो अभी, बहुत दिन लगेगा इसमें। एक काम करो आप लोग, आज मैं आंसर ही डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। और आप लोग पूरा सही चेक कर लेना, और चेक करने के बाद कल को मैं बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन से आंसर क्या है, गलत है, कौन कौन सही है। आप लोग पूरा, क्योंकि बेटा ये बहुत जरूरी होता है कि आप लोग एनालाइज करो। अगर टेस्ट दे रहे हो आप लोग तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर हमारा गलत कौन सा है और क्यों है, ठीक है। चलो तो आप लोग ऐसा करो, किताब निकालो, वही चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़े 50% हो गया। इधर लाओ, पास में लाओ थोड़ा सा, है ना। अरे पीडीएफ नहीं हो रही है, अरे वो टेस्ट इसमें डाल रहा हूँ मैं। अब तेज हो रहा है। बच्चे कुछ कह रहे थे, मत करवाओ सर, यही सही रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं ना, फिर उनके छूट जाएगा पूरा। आप लोग बताओ, हो सकता है फिर आधा घंटा लेकिन अगर आप चाहो तो, लेकिन वही बात है फिर अभी सही ज्यादा ठंड पड़ेगी देखेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत रात हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो देख लेंगे एक बार, ठीक है। अभी जब तक अभी एक मिनट रुको तो चलो एक पढ़ के तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी आएगा वो, हाँ भाई क्या हुआ भाई, एक पेज आया क्या? एक मिनट रुको, आगे भी पेज है सर। यही तो है, हाँ ठीक है। चलो अब हमारा ये टेस्ट आ गया, और आप लोग एक काम करो, आप लोग बताओ आपको जो जो क्वेश्चन पूछने। हाँ मोबाइल अभी नहीं मिलेगा, सुनो इसका डाटा ऑफ करके और आंसर भी फॉलो कर दे दो, तभी आंसर ही बता पाऊंगा ना बच्चों को। अच्छा भेजिए, देखो दूसरा वाला देखो। अब आप लोग बताओ मुझे, मैंने दूसरा भेजा है। कौन सा दूसरा? दूसरा वाला भेजा है आपने। हाँ वही तो, नहीं दूसरा भेजा है, वो आंसर की उसमें एक होगी दोनों सेम भेजे हैं आप। अरे दोनों सेम भेजे हैं, मैंने
मैं बोली भी थी आपने दोनों सेम भेजे 24 MB 24 MB। तो कल नहीं कराएंगे, हटाओ इसे। चलो, क्योंकि आंसर की तो फिर भी नहीं आएगी उसमें, ये आंसर की मैं क्या करूँ। अभी प्रदीप भाई आ जाएंगे तो करवा दूंगा, ठीक है, उनको भेजी हुई है। चलो बेटा, अब आप लोग ऐसा करो, ये एक बार एक काम करो और कर सकते हो तो तुम्हारे पास नंबर है किसी के पास प्रदीप भाई का? है? हाँ है, है ना? मेरे पास है ना। हाँ उनका मार्कशीट सपोर्टेड भी ये काम करो, वो बातें कर रही है। अरे वो बातें कर रही है, मैंने इधर आपको इतना टाइम वेस्ट कर दिया। वैसे इससे तो स्टार्टिंग में पढ़ा था। टेस्ट तो है सबके पास, ये बताओ हैं? चलो इधर निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। आ गया? अरे चलो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये बात सही है। ऐसा करो, पहले किताब निकालो। अच्छा, और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था बताओ बेटा? अच्छा बताओ, प्लास्टिसिटी कल मैं आपको पढ़ा रहा था। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या था? इन्वायरमेंटल फैक्टर के को देख के अगर हम प्लांट कोई भी अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। अच्छा ये बताओ बेटा, मैंने कहा था जुवेनाइल स्टेज है और उसके बाद कौन सी स्टेज होगी? एडल्ट। अगर जुवेनाइल से एडल्ट में अगर हेटेरोफिली हो रही तो वो एग्जांपल कौन से थे? कोरिएंडर, कॉटन और लार्कस्पर्म। इसके बाद मैंने दूसरा बताया था, अगर वो कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल से एक्वेटिक अगर हम कर रहे हैं चेंज तो हेटेरोफिली हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? बताओ, बटरकप। बताया था हम लोग कल। इसके बाद मैंने आपको डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन बताया था। बेटा मैंने, आप लोग बोलो मत बेटा, मैंने कहा था डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? जब कोई प्लांट होता है, सेल डिवाइड कर रहे होते हैं और डिवाइड करने के बाद उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। और मैं बोल सकता हूँ कि जो सेल होते हैं वो क्या कहते हैं? परमानेंट। अगर परमानेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? अगर कोई सेल परमानेंट है और वो फिर से रीगेन कर ले कैपेसिटी, डिवाइडिंग कैपेसिटी, तो उसको क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। और फिर से करते हैं लॉस तो क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। इसके बाद बेटा मैंने ग्रोथ रेट आपको बताए थे और ये चैप्टर बहुत कठिन नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो उसको। और मैं अगर यहाँ पे बोलूँ, डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था, और डिस्कवरी हमने पढ़ ली थी। चलो ये बताओ बेटा, ऑक्सीजन का डिस्कवरी कैसे हुआ था? समझो पता है, मैंने कहा था कि जो प्लांट होता है वो सनलाइट की तरफ बेंड कर रहा था। इससे पता लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं उसको, कि सनलाइट की तरफ बेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या दिखा रहा है वहाँ पे? फोटोट्रॉपिज्म। जिससे दो थे, कौन कौन से थे? चार्ल्स डार्विन और दूसरे फ्रांसिस डार्विन। उन्होंने क्या किया था? किस पे किया था? कैनेरी ग्रासेस, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद आए थे साइंटिस्ट F.W. बेंट, जिन्होंने सीड ओडलिंग से आइसोलेट किया, ठीक है, ऑक्सीजन को। दूसरा हमने देखा था कौन सा? जिब्रेलिन। और मैंने कहा था जिब्रेलिक एसिड का कब हुआ था? बकैरियल डिजीज थी जो एक फंगस था उससे हो रही थी। और उसके बाद क्या हुआ था बेटा?
उन्होंने देखा कि वहां पे उस डिश से हुई, ठीक है, वो ध्यान रखना आपको। तो ऐसे आपको सब पता है। अब हम लोग एक करके पढ़ रहे हैं इनके बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्सिन के बारे में। अब आप लोग ये बताओ मुझे, अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सिन कैसा है? प्रमोटर, एक्टिविटी करवाता है ना, प्रमोटिंग हार्मोन है। मैंने कल कहा दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रमोटिंग और इनहिबिटर। प्रमोटिंग में कौन से हार्मोन आते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिक एसिड। और जो हम बोल सकते हैं इनहिबिटरी में आता है वो कौन सा आता है? ABA। और मिक्स दूसरा दोनों कैटेगरी के बाद होती है इथाइलिन। तो सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ लेते हैं। बेटा यहाँ से भी ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं नीट में, दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग, हालांकि भाई जहां से मुझे लग रहा है कि बन सकता है क्वेश्चन, वो आपको अंडरलाइन में करवाता रहूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है ऑक्सिन। ऑक्सिन कहां से आया? ग्रीक वर्ड होता है ऑक्सिजन, और इसका मतलब क्या होता है? सर इससे ऊपर वाला एक बार कौन सा बताओ? सर ये जो पैरा था 1960 वाला, ये वाला था 1961। ये देखो, ये कह रहा है ड्यूरिंग मिड 1960 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स। ऐसा हुआ था 1960 में 3 डिफरेंट टाइप के इनहिबिटर की खोज हुई थी, जिसमें नाम क्या था? एक का इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकंड, और तीसरा कौन सा है? डोरमेंट। और उसके बाद लास्ट में साइंटिस्ट ने इन तीनों को एक ही नाम रख दिया, इसका क्या बोला? एब्सिसिक एसिड। वैसे बता रहा है, ठीक है। इथाइलिन कहां से मिलता है? इन्होंने देखा था कि संतरा अगर पका हुआ है और उसके पास अगर केले लगे हुए तो वो क्या हो जाएंगे? पक जाएंगे, यानी कि वोलेटाइल सब्सटेंस होता है गैसियस पीजीआर, जिसे हम क्या बोलते हैं? इथाइलिन, ठीक है। सही है। चलो अब ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। बेटा कह रहे हैं ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या होता है? गिरोह। और आप लोग बताओ, अगर ये प्रमोटिंग एक्टिविटी कराता है तो इसका मतलब ये क्या करवाता है? ग्रोथ कराता है। जैसे सपोज मानो मैं आपको एक, जैसे यहाँ लिखा भी है, जैसे सपोज गन्ना है, गन्ना जब हम लगाते हैं गन्ना, अगर उसका सीड काटते हैं, सीड तो नहीं होता, गन्ना ही काटते हैं ना, सीड बोल सकते हैं उसको। उस गन्ने में अगर ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाए तो उससे कल्ले बहुत जल्दी निकलेंगे, क्योंकि ये इसका यही तो काम होते हैं सारे ऑक्सीजन के। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं सारे काम, ठीक है। क्या क्या है बेटा? लिखा है ऑक्सीजन, कह रहा है ए फर्स्ट आइसोलेट कहां से हुआ था? ह्यूमन यूरिन से। कहां से हुआ था? यानी कि ह्यूमन यूरिन से पहली बार किसको क्या किया था? आइसोलेट किया था। कह रहा है टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी। कह रहा है दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। तो ये कहां पे होता है? ज्यादा कहां पे होता है? यानी कि हम बोल सकते हैं ग्रोइंग एपिक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट, और उसके बाद ये यानी कि ऊपर और नीचे, और उसके बाद डिफरेंट पार्ट में प्लांट के चला जाता है। कह रहा है ऑक्सीजन लाइक IA या इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA हैव बीन आइसोलेट फ्रॉम प्लांट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कहां से आइसोलेट किए जाते हैं? प्लांट से। अगले कह रहा है Na, जिसका नाम है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, एंड दूसरा आपने 2,4-D का नाम सुना होगा, हर्बिसाइड सुना है, गन्ने में यूज किया जाता है 2,4-D, वो ये सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। तो देखो लिखा भी होगा 2,4-D, इसका फुल फॉर्म लिखा है आर सिंथेटिक ऑक्सीजन। ये कैसे है? सिंथेटिक ऑक्सीजन मतलब होता है बनाए हुए ऑक्सीजन, ठीक है। अगले कह रहा है ऑल दीज ऑक्सीजन हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस। हम लोग इसमें उसका काम कहाँ करते हैं? बागवानी हो गई, खेती हो गई, इन्हीं में तो करते हैं सब चीजों का यूज, क्योंकि ये प्लांट में ही होता है। और प्लांट हम लोग कहाँ लगाते हैं? खेती में या फिर बागवानी वगैरह होती है उसमें लगाया जाता है। अब जो इसका काम क्या क्या है वो समझ लो बेटा। सबसे पहला लिखा है इसमें, कह रहा है दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। मैंने कहा था ये रूटिंग करवाने में बहुत जल्दी हेल्प करता है। मैंने कहा था अगर स्टेम की कटिंग है और वहां पे अगर आपने ऑक्सीजन छिड़काव किया है तो बहुत जल्दी उसमें कल्ले निकल आएंगे, रूट निकल आएगी, ठीक है। अगले कह रहा है एज एन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपेगेशन। प्लांट प्रोपेगेशन समझते हैं हम लोग? जो हम लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको भाई? जैसे गुलाब का प्लांट है, उसमें कट कर लगाओ, काटो और उसको दूसरे जगह लगा दो तो नया प्लांट हो जाता है ग्रो, तो वो प्लांट प्रोपेगेशन होता है सर। कह रहा है ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कह रहा है कि ऑक्सीजन प्रमोट करता है फ्लावरिंग, और उसका एग्जांपल क्या है? पाइनएप्पल होता है, उसमें क्या करेगा? प्रमोट फ्लावरिंग करेगा, मतलब फ्लावरिंग कराएगा अगर हम छिड़काव करेंगे तो।
अगले कह रहा है दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। अभी कितना अच्छा काम कर रहा है देखो, अगर मान लिया आपने इसका छिड़काव किया है तो ये कह रहा है कि जो फल होते हैं, फल और लीफ होती हैं जो नई वाली होती हैं वो जल्दी नहीं गिरेंगी, और जो ओल्डर लीफ होंगी या फ्रूट होगा वो जल्दी से प्लांट से गिर जाएंगे। ये इसका काम होता है। अब सपोज मानो कोई आम का प्लांट है, क्या है, अब अगर आंधी आई छोटे आम बहुत जल्दी गिर गए तो क्या फायदा निकलेगा? मार्केटिंग पीरियड होता है, उस टाइम पे तक तो रहना चाहिए ना प्लांट पे। तो हम अगर इसका छिड़काव कर देंगे तो क्या होगा? वो रुके रहेंगे। और दूसरा क्या है कि ये वो कब गिरेंगे, और जो पुराने जो गिरने वाले होंगे, जैसे पत्ते जो पुराने जाते हैं वो गिर जाएं, और जो ओल्डर फ्रूट होते हैं वो गिर जाएं, तो उसके लिए क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये देखो क्या कह रहा है, फिर समझ लो, कह रहा है दे हेल्प टू प्रिवेंट मतलब रोकना फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, मतलब सबसे पहले क्या करेगा? ये नहीं गिरने देगा। और कह रहा है बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट, जो पुराने हो गए उनको गिराने का काम करता है और नए वालों को रोकने का काम करता है। अगले कह रहा है इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बड, अ फिनोमेना कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जहां मैं स्टार बना रहा हूँ आपको वो ध्यान रखना, उसका भी बकाया इतने काम है कि यहाँ पे याद नहीं रख पाओगे लेकिन भूल जाओगे। तो ये एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? तो ये क्या करता है देखो, कह रहा है ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बड, अब फिनोमेना उसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। यानी कि एक्सिलरी जानते हो एक्सिलरी कौन सा बड होता है? एक्सिलरी बड किसे बोलते हैं? अगर गधोई प्लांट है तो इसका ये वाला बड कौन सा होगा? एक्सिलरी, और ऊपर वाला कौन सा होगा? एपिकल। समझ गए? अगले क्या है? रिमूवल ऑफ शूट टिप यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड कह रहा है हेज मेकिंग। कैन यू एक्सप्लेन? भाई अब आप लोग बताओ, अगर चाय की खेती है, चाय की खेती हो रही है, तो वहां तुम क्या चाहोगे? कि प्लांट लंबाई में ना बढ़े, प्लांट ऐसे टाइप से बढ़े। और जब ऐसे टाइप से बढ़ाना है प्लांट को तो ऊपर से क्या करना पड़ेगा? कट। और ऊपर से कट कर दोगे तो नीचे क्या करेगा? एक्सिलरी जो लीफ वगैरह होंगी उनको बढ़ाएगा। आपने चाय की खेती नहीं देखी है? देखी है कैसे होती है? हाँ, नीचे से बड़ा होगा, ऊपर ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो इसीलिए तो उसको बोलते हैं हम लोग, एक कौन हेल्प करता है? ये हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन। अगले देखो, तो यहाँ पे बेटा आपको ये पूछ सकता है, वो टी प्लांटेशन में कौन सा एंजाइम, वो कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? तो कौन करता है? ऑक्सीजन। अगले देखो, अगले कह रहे हैं ऑक्सीजन आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। क्या करता है ये? पार्थिनोकार्पी जानते क्या होता है? सीड ना बने, ऐसे हम लोग पार्थिनोकार्पी फ्रूट भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं पता है? बनाना। और अब क्या हो रहा है कि हल्के हल्के ऐसा हो रहा है कि साइंटिस्ट ऐसा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि प्लांट में जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सीड ना हो, जैसे टोमेटो, क्या सीडों की फायदा है? बताओ, नहीं है। ऐसे आपने देखा होगा, अब अंगूर आते हैं, अंगूर उसमें सीड नहीं होते हैं, मतलब नहीं के मतलब ना के समान होते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, खा लोगे। पहले आपने देखे वो वाले अंगूर जो गाँव में होते थे, अब भी होते हैं, उसमें सीड ही सीड होते हैं। सही है, इतना बड़ा अंगूर होगा उसमें इतना बड़ा सीड होगा, तो क्या मजा आएगा उसमें खाते हुए। लेकिन अब आपने देखा होंगे मार्केट से देखा तो सीड नहीं होते हैं। ऐसे किसी टाइप से ये दो काम और कर दें, एक तो तरबूज के हटा दें, वो बहुत दिमाग खराब करता है। ठीक है, और ऐसे बताओ कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो सीड हटा दें। ये संभव है, बहुत अच्छे संभव है। एक संतरे का और एक नींबू का भी हटा दें। आपको पता है ये बात बिल्कुल ठीक है, संतरा और नींबू होते हैं। जैसे मैं तो संतरा इसलिए नहीं उठाता हूँ कि उसमें सीड इधर उधर थूकना पड़ेगा, पहले तो खा सकते नहीं। दूसरा आप देखो नींबू, आपने अगर सब्जी में डाला है, धोखे से अगर सीड गिर गया, वो आ गया मुंह में, इतना कड़वा लगता है, पूरे खाने का टेस्ट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका सीड की जरूरत नहीं है, तो हम लोग बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसमें कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। तो देखो कह रहा है ऑक्सीजन आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, लिखा है एग्जांपल है टोमेटो। टोमेटो में सीड ना हो इसलिए इसका यूज किया जाता है। कह रहा है दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड कौन जानते हैं क्या होता है? खरपतवार। आपने देखा होगा इसका यूज करते हैं हम लोग 2,4-D का। इसका करते हैं बेटा, अब 2,4-D क्या करता है समझो। 2,4-D क्या करता है? डाइकॉट प्लांट को तो खत्म कर देता है और मोनोकॉट पे कोई असर नहीं डालता है। तभी तो उसको जो बड़ी बड़ी घास हो जाती है, जब बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं खेत में, तो हम 2,4-D यूज करते हैं। छोटी घास में मत करना, कोई फायदा नहीं मिलेगा।
ये डाइकॉट प्लांट पे काम करता है ना कि मोनोकॉट पे। अरे अगर मोनोकॉट पे डालोगे तो फायदा क्या निकलेगा? अरे तूने लगाई है। अगर मोनोकॉट पे करेगा तो गन्ना ही बेकार कर देगा बेटा। हाँ, तो इसीलिए डाइकॉट प्लांट पे हेल्प करता है ये, तो मत लगाना, ठीक है? जब बड़े बड़े प्लांट हो तो करना है। मतलब क्या? अरे ठीक है, लगा लेना है। आगे हो सकता है नहीं आगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। कह रहा है बाइटली यूज्ड टू लिखा है किल डाइकॉट बीट्स डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट, ठीक है? ये मोनोकॉट पे अफेक्ट नहीं करता है, किस पे करता है? डाइकॉट पे। तो इसीलिए अगर तुम मोनोकॉट के लिए लगा रहे हो तो बेकार लगा रहे हो, खाली फालतू। डाइकॉट के लिए लगाना चाहिए, ठीक है? अगले कह रहा है इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर फीड ए बीट फ्री लॉन बाय गार्डनर्स। ऑक्सीजन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंस इन हेल्प इन सेल डिवीजन। तो यहाँ जो मेन काम है वो सुन लो। पहला मेन है ऑक्सीजन का, कि कहां से मिला हमें? ह्यूमन यूरिन से पहली बार आइसोलेट किया था। दूसरा सिंथेटिक के नाम याद रखना। तीसरा आपको ध्यान रखना है इसका यूज, पहला यूज मैंने बताया है ये करता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ स्टेम जब हम लगाते हैं गन्ना वगैरह उसकी रूटिंग में हेल्प करता है। दूसरा आपको बताया पाइनएप्पल की फ्लावरिंग में हेल्प करता है, सही है? दूसरा काम इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा आप लोग ध्यान रखना कि एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है। चौथा आप लोग ध्यान रखना टी प्लांटेशन और मेज वो हो गया, मेज मेकिंग में हेल्प करता है। और लास्ट जो है 240 वो किसमें हेल्प करता है? हर्बिसाइड के रूप में। आप लोग एक काम करना बेटा, घर जाके जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पूरा पैरा, उसके 5 पॉइंट को इंपॉर्टेंट, जो आपको इंपॉर्टेंट का मतलब जहां मैंने जिसे बता दे रहा हूँ आपको, जैसे देखो 5 काम खाली जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। जैसे पहला आप लोग ध्यान रखना, जो पूछ सकते हैं बस मुझे अंडरलाइन करना चाहे अभी से। पहला आप लोग ये ध्यान रखना, ये वाला। दूसरा आप लोग याद रखना, ये तो नॉर्मल आप ध्यान रखोगे, ये वाला काम 2 हो गए, चलो ये मान लेते हैं। तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और 5वां हो गया तुम्हारा पार्थिनोग्राफी। याद रखना, ये तो याद रहेगा, पार्थिनोग्राफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 फंक्शन याद रखना, और सारे ये वाला समझ गए। और 5 आप लोग खाली बस खाली शॉर्ट में बराबर लिख लेना। जैसे पाइनएप्पल बस इतना लिख लिया तब भी ध्यान रहेगा, क्योंकि हमेशा एकदम से क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ किस में फ्लावरिंग करवाता है? पाइनएप्पल, सही है? दूसरा एपिकल डोमिनेंस ऐसे लिख लेना, और कोई मत लिखना, खाली एपिकल डोमिनेंस बस। तीसरा टी प्लांटेशन लिख लेना। चौथा पार्थिनोग्राफी लिख लेना। और 5वां मैंने क्या बताया कि जो नई लीफ होती है उनको रोकता है, और पुरानी लीफ को, एब्सेशन का मतलब होता है पिलगन, हिंदी में बोलते हैं गिराना, तो गिराता है, ठीक है? ये 5 काम है ऑब्जेक्ट के, याद रहेंगे? बताओ बच्चों को, होगा याद? खाली इससे फंक्शन पूछा जाएगा, वो कुछ नहीं पूछा जाएगा, खाली फंक्शन। और इस चैप्टर से फंक्शन आते हैं बस खाली। हालांकि प्लास्टिसिटी वगैरह से एग्जाम में पूछ लेता है, वो कभी भी डिफरेंशिएशन पूछ लेगा, लेकिन मेनली तो ये फंक्शन ही पूछता है हमेशा। याद रहेंगे आप? ठीक है। अगले आता है बेटा जिबरेलिंस। क्या आता है? जिबरेलिन। और ये भी आपको पता है प्रोमोटिंग एक्टिविटीज की भी होती है, यानी कि ये भी किसमें हेल्प करता है? प्रमोट करने में, सही है? तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है जिबरेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर। ये भी एक टाइप का क्या है? प्रोमोटरी पीजीआर है। कह रहा है देयर आर मोर देन 100 जिबरेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर। यानी कि 100 से ज्यादा हम लोग देख चुके हैं क्या? और जिबरेलिन। और कह रहा है बेटा दे आर डिनोट हम कैसे करते हैं? GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। कह रहा है हाउएवर जिबरेलिन एसिड GA3 was one of the first जिबरेलिन्स to be discovered and remain are the most intensively studied form। तो इसे अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है। जिबरेलिक एसिड ही बोलते हैं, प्रमोटिंग एक्टिविटी करवाता है, बताऊंगा बेटा। यहाँ स्टार बनाओ तो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, कौन सा हुआ था? GA3। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कभी भी, ठीक है? कह रहे बेटा इसके बाद कह रहे ऑल GAS आर द एसिडिक। कैसे होते हैं? और कह रहा है दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पांस इन द प्लांट। क्या करता है? देखो ये बेसिकली मैं आपको बताऊं ये कहां पे हेल्प करता है? ये बेसिकली स्टेम बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन से पोर्शन से? इंटरनोडल पार्ट से। जैसे आपने देखा होगा अंगूर होता है, अंगूर उसका जो ग्रेप मतलब स्टाल्क होता है जो जिसपे अंगूर लगते हैं, वो बढ़ाने में हेल्प करता है। ऐसी अगर हम बात करें गन्ने का साइज बढ़ाने में, मतलब लंबाई में भी मोटाई में भी, तो कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन, वो सॉरी जिबरेलिन, ठीक है? तो हम देखते हैं दोनों ही मान लो,
क्योंकि ओवरऑल उसमें उस किताब ने बताया कि 20 टन है 20 क्विंटल है 20 क्विंटल होगा शायद 20 टन प्रति एकड़ बताया है ना। हाँ प्रति एकड़ की बात करना, ठीक है। तो इतना बढ़ सकता है। तो तुम लोग जो स्प्रे वगैरह करते हो तो वो यही तो होते हैं गधे, नहीं लगाते हो? ठीक है, आपकी लगा देना, फादर से करना, जनरल की सर्टिफिकेट आओ। और मैं आपको बताऊं, चलो अभी बात करेंगे उसकी, पहले इधर पढ़ लो बेटा। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है देयर एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टार। ये लगाओ स्टार यहाँ पे। डायरेक्ट पूछेगा बताओ कि ग्रेप स्टार को बढ़ाने में कौन करता है, कौन करता है? जिब्रेलिन। अगले देखो कह रहा है जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल, सेब की बात कर रहा है। यहाँ देखो ये कह रहा है बेटा एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप। जिब्रेलिन क्या कर रहा है, सेब का जो सही से शेप आए, सेब का मतलब आकार उसका अच्छा हो, अच्छा दिखे, तो उसमें हेल्प कौन करता है? जिब्रेलिन। बेटा अगले कह रहा है दे आल्सो डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? बुढ़ापा। यानी कि प्लांट ओल्ड लेट होगा। अगर ये हम छिड़काव करेंगे तो प्लांट का जो लाइफ स्पैन होगा क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। तो इसीलिए भी हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। अगले क्या है 10 सेनेसेंस सही 10 फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। और ये भी हेल्प कर रहा है कि जब कोई फल है वो मार्केट पीरियड तक रुके रहे, मतलब गिरे ना जल्दी, तो उसमें भी ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। अगले कह रहा है बेटा, अब अगले क्या है GH3 इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब क्या होती है, जो हाँ जो दारू वगैरह बनती है, तो उसमें माल्टिंग प्रोसेस जानते हो क्या होता है? माल्टिंग नहीं जानते हो? अरे माल्टिंग का मतलब ऐसे लाइक मान लो जैसे कि हमने गेहूं देखा है, गेहूं को सड़ाने वगैरह में सड़ जाए वो जौ, अच्छा तो जौ को सड़ाने में क्या करता है? हेल्प करता है, उसको बोलते हैं माल्टिंग। अरे सड़ाने का मतलब वहाँ फर्मेंटेशन वगैरह हो जाए अच्छे से, उसको होता है माल्टिंग प्रोसेस, समझ गए? उसमें हेल्प करता है। नहीं समझ आया? माल्टिंग का मतलब आपने देखा होगा, जैसे आप लोग मिठाई दूध जानते हो, गुड़ होती है, गुड़ उससे जो बनाते हैं लोग घर पे, तो वो भी तो पहले 15 दिन रखते हैं, उसको फर्मेंटेशन करवाते हैं। लेकिन उससे जब ये जौ वगैरह जो फर्मेंटेशन करने से पहले वो रखे जाते हैं थोड़े पानी में, वो भी सब ड्रामा होता है, तो उसको बोलते हैं माल्टिंग प्रोसेस। तो किसमें हेल्प कर रहा है? ब्रूइंग इंडस्ट्री। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। अगले कह रहे हैं शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम। स्प्रिंग sugarcane crop with gibberellins increase the length of the stem, thus increasing the yield by as much 20 टन पर एकड़। एक एकड़ में कितना होता है? 6 बीघा। 6 बीघा होता है ना एक एकड़ में। और एक अब ये कह रहा है 20 टन का मतलब कितना हो गया? 200 क्विंटल। सही है? तो आप लोग 6 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 3 6 18, यानी कि 30 से 35 क्विंटल बढ़ा देगा। हाँ तो 30 क्विंटल मान लो। अब 1 बीघा में 30 क्विंटल बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक पर्ची बढ़ा दिया। एक पर्ची कितने का होता है? 30 क्विंटल ही होता है ना। 2 टाइप का पर्चा होता है ना, पर्ची होती है, एक बड़ी वाली होती है 60 क्विंटल, एक छोटी वाली 30 की। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके खेत में 30-40 क्विंटल कटता है एवरेज करना, इतने कट रहा है तो 20 बढ़ जाएगा, 60 हो जाएगा। नहीं एवरेज बता रहा हूँ, इतना ही आता है 50 क्विंटल, 50 ही आता है एवरेज। अब तुम 70 ऐसा नहीं कि तुम्हारी 50 सब में काट लोगे। अगर 5 भी करना है तो उसमें हो सकता है तुम 70 काट लो, लेकिन एवरेज जब लगाते हैं जब ज्यादा खेत होते हैं तो उस टाइम अब 30 रुपए बढ़ गया, कितने पता है? 400 रुपए, ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा और बढ़ता। गन्ना का रेट होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, गन्ने का रेट होना चाहिए 500 रुपए क्विंटल। बेटा रियलिटी में मैं बताऊँ, चलो ये चैप्टर चल रहा है तो बात कर लीजिए। रियलिटी में ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा अगर परेशान किया जाता है, किसको किया जाता है? किसान को। अब सोचो गन्ना किसान का और रेट तय कौन कर रहा है? सरकार।
सोचो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर किसी घर में ज्यादा लोग नहीं है, मान लिया खाली फादर खेती करते हैं, आपको लग रहा है 400 रुपए क्विंटल। देखो छुड़ाई पता करनी कितनी जाती है? 50 रुपए क्विंटल। हाँ, ढुलाई कितनी जाती है? 20 रुपए क्विंटल। अरे हमारे तरफ 20, सेंटर तक 20 जाती है, मुझे पता है। चलो ठीक है, 20 वो 70, 100 रुपए क्विंटल तब मान लो। फिर उसके बाद तुम्हारा जो लगाते हैं, जिससे बांधते हैं गन्ना को, अरे फांदी होती है, फांदी इसको बांधते हैं, उसके तक काट लेती है, फैक्ट्री काट लेती है, इतना कम हो जाएगा। हाँ जूना। और बेटा सोचो 100 रुपया तो वहीं चला गया, 300 बचा, 300 बचा। और 1 साल की खेती होती है, 1 साल में अब सोचो आप लोग 300 रुपया 1 क्विंटल में बचा। अगर मान लो 50 क्विंटल गन्ना निकला 1 बीघे में, तो कितना हो गया? 15,000। एक बीघा खेत 15,000 रुपए दे रहा है। अभी लागत नहीं लगाइए 1 साल में, और लागत लगाओगे 10,000 लागत लगा लो। जब तक शुरू से लेके लगाओगे ना, बुवाई, जुताई खेत की, गन्ना, फिर अगर फार्मर है वो अपनी मेहनत लगाए। मुझे लगता है खेती में कितना बचता है पता है? जितना आपने लगाया है उतना इकट्ठा हो जाता है, इसका बचता कोई भी रुपया नहीं है। हाँ, बड़े फार्मर को बच सकता है, जिसके पास ट्रैक्टर है बच जाएगा, जिसके पास लोग काम करने वाले उनका बच जाएगा। ये ज्यादा जमीन है तो बच जाएगा। जिसकी 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा, मैं मानता हूँ वो 1 रुपया भी नहीं ले सकता खेती में। और धोखे से लगेगी मर्ज तो खत्म काम। किसान आदमी इतना दुखी है, मैं सही बताऊं तो एक टाइम पे आके मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बातें, अगर वो चाहे खेती करना बंद कर दे, लेकिन हर आदमी को करना पड़ेगा। 1 साल तक मत करो, क्या दिक्कत है? खाली हम अपने खाने के लिए करेंगे, लोग बेचेंगे नहीं, बिल्कुल ना क्यों बेचेंगे। अगर 1 साल नहीं बेचा तो मैं बता रहा हूँ कितना रेट बढ़ेगा उसका सोच नहीं सकते। लेकिन वही बात है, किसान आदमी कर ही नहीं जाएगा। तुम नहीं करोगे, तुम कहोगे मत करो, तो कहेगा मैं क्यों ना करूँ, मानेगा ही नहीं। लेकिन ये काम हो नहीं पाएगा, मेन चीज ये है। और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? किसान आदमी, इसीलिए दुखी है। सोचो डीएपी का इकट्ठा 1800 का है। अगर किसी ने 5 बीघा में लगाया तो कितने घंटे लग जाएंगे? सोचो लगभग 3,000 का आइटम 3 दिन 4,000 का आइटम होता है, प्लस इसमें स्प्रे की है। तो फिर क्या बच रहा है बताओ? कुछ भी नहीं बच रहा है। और सिर्फ इसीलिए किसान आदमी बहुत परेशान है। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते कि किसान आदमी को, सुनो, एजुकेट होते नहीं है। जो एजुकेट होते हैं नौकरी करते हैं, तो एजुकेट होते नहीं किसान, तो वो बेचारे दबे रहते हैं। और जो बेसिकली अगर और कोई बात की, हम बात करें इंडस्ट्री एरिया में ले लो, जितना वो कहेंगे उतने में वो जाएगा चीज। भाई कोई बाइक बेच रहा है अपना, तो बाइक क्यों बेच रहा है? तो बाइक बेचेगा, वो तय करेगा कि मैं 2 लाख में बेचूंगा। लेकिन किसान आदमी ना तो गेहूं में रेट तय कर सकता है, ना धान में, किसी में भी नहीं, सरकार तय करती है। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे, लेकिन ये होना चाहिए। कह रहा है स्प्रिंग जुवेनाइल कंफर्म विद जीएस हेस्टीन एंड मैच्योरिटी पीरियड। कह रहा है 10 लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। बेटा बोलो मत आप लोग। और कह रहा है जिबरेलिंस आल्सो प्रमोट बोल्टिंग, इंटरनोडल इलोंगेशन होता है जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट विद रोस्टेड हैबिट। रोस्टेड जानते हो क्या होता है? जैसे पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी बड़ी हो, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, मतलब पत्ते बड़े बड़े हो जाए। और इसका जो वो होता है, वो इंटरनोडल एरिया का मतलब होता है जो बीच वाला पोर्शन होता है, जिसमें पत्ते आते हैं, वो ज्यादा बड़ा हो। जिससे अगर बड़ा होगा तो पत्ता गोभी बड़ी होगी, और छोटा होगा तो छोटी होगी। तो उसको बढ़ाने में क्या करता है? हेल्प करता है। बीट का मतलब पता है क्या होता है? ये लिखा है BEET, चुकंदर। चुकंदर होता है, तो उसको उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा बेटा? क्या किस में हेल्प कर रहा है? पहला ही कर रहा है। मैं बोल सकता हूँ गन्ने का वो ध्यान रखना, इतना बढ़ सकता है 20 टन पर एकड़। दूसरा अंगूर का स्टार्च बढ़ाने में हेल्प करता है। और हम बोल सकते हैं कि ये फ्रूट को सेप इंप्रूव करने में हेल्प करता है, सेब की, एप्पल की। और हम बोल सकते हैं डिले क्या करवाता है? सेनेसेंस, यानी कि बुढ़ापे को लीड आता है प्लांट में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
बेटा बोल कर आप लोग साइटोकाइनेन। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेन की। अरे बातें हो रहा है आप लोग, बोल कर आप लोग साइटोकाइनेन। साइटोकाइनेन नाम से पता लग रहा है, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म या सेल, और काइनेन मतलब क्या होता है, डिवीजन, यानी कि हेल्प करता होगा किसमें, सेल डिवीजन। ठीक है, आंसर की बोलूं, बताओ आंसर की आगे देखना देना, बोलो क्या हुआ। बेटा देखो ये आपको बोलो मत, मैं आपको आंसर बता दूं, बताओ सबके हैं। टेस्ट किसने नहीं किया था ये बताओ, पहले नहीं किया था तो आप लोग मत लिखो वो ध्यान रखिए, ठीक है। और जो बच्चों दिया है वो लिख सकते हैं आराम से, लेकिन एक बार आप लोग घर पे जाकर जरूर चेक करना कि मैंने कौन से क्वेश्चन गलत है, क्यों है। उसके बाद अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर आप बता दो कोई क्वेश्चन, तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। कर लिया, ठीक है। तो आप लोग बेटा पहले ये बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन है जो बच्चे सोच रहे हैं कि अभी सर बता दो, आपको समझना है बिल्कुल। चलो पहले आप लोग आंसर की लिख लो, देखना फर्स्ट का सेकंड, इससे अच्छा ग्रुप में भी दे सही रहता। क्या बोल रहा हूँ, चलो मैं शाम को ग्रुप में दे दूंगा, छोड़ो अभी क्या खा इससे बोलने से, खैर टाइम वेस्ट होगा। लो दे देना फोन। और बेटा हम लोग फिर इसको देखना एक बार अच्छे से, ठीक है, कैसे इसका आंसर कौन सा होगा। अगले देखो साइटोकाइनेन, किसकी बात करते हैं हम लोग, साइटोकाइनेन की बात करते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, साइटोकाइनेन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कह रहा है एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, ये किस फॉर्म में डिस्कवर हुआ था, काइनेटिन फॉर्म में। और कह रहा है बेटा ये फ्रॉम कहां से हुआ था, आउटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग क्या होती है, फिश होती है, क्या होती है, फिश, उसके स्पर्म डीएनए से मिला था। कह रहा है काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, ये नेचुरली किसी प्लांट से नहीं मिलता है। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनेन लाइक एक्टिविटी लीड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन, बिल्कुल वैसा ही था किसकी तरह, साइटोकाइनेन की तरह, जो फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क, उनसे मिलता है हमें जियाटिन। क्या मिलता है, तो काइनेटिन किससे मिला बेटा, ये ध्यान रखना, ये आउटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से, सही है। कौन सा मिला, काइनेटिन। और जियाटिन किससे मिला, कोकोनट मिल्क और कॉर्न कर्नल्स। कह रहा है सिंस द डिस्कवर ऑफ जियाटिन, कह रहा है सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विद सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी। जब ये जियाटिन और काइनेटिन हमें मिला तो हमने बहुत सारे टाइप के क्या बना लिए, साइटोकाइनेन, ठीक है, बहुत सारे टाइप के, क्योंकि साइटोकाइनेन हमें नेचुरली ऐसे नहीं मिलता है प्लांट से। अगले कह रहा है बेटा, और ये किसमें हेल्प करता है, एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विद सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। कह रहा है नेचुरल साइटोकाइनेन आर synthesized in region where rapid cell division occurs, for example root apex, developing shoot bud। अगर हमें नेचुरली मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, रूट बड पे या फिर शूट बड पे। कह रहा है बेटा young fruit etc, it help to produce new leaf, chloroplast in leaf, lateral shoot growth and advanced shoot formation। और कह रहा है cytokinins help overcome the apical dominance, they promote nutrient mobilization which help in the delay of leaf senescence। एक बात सुनो बेटा, ये जो क्या कह रहा है यहाँ पे समझ लो, ये कह रहा है कि जो ये हेल्प करता है वो डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, यानी कि लीफ से ज्यादा जल्दी बेकार ना हो प्लांट की, उसमें हेल्प करता है। और वो वाला किसमें कर रहा था, जो हमने सेकंड वाला पढ़ा था अभी जिब्रेलिक एसिड, वो प्लांट की एज को डिले कर रहा था, सेनेसेंस डिले कर रहा था, किसको, प्लांट की ओवरऑल। और ये किसको कर रहा है, लीफ को। ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कर रहा है लीफ को, और वो किसको कर रहा था, प्लांट को, प्लांट की एज को, ठीक है। दूसरा, अब ये लीफ का नाम आया है तो आप लोग लीफ से ध्यान रखना बेटा। ये देखो
लीफ से आप लोग ये ध्यान रखना, ये देखो क्लोरोप्लास्ट लीफ में आता है, लीफ की बात कर रहा है, और यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस न्यू लीफ में भी हेल्प करता है। तो ये बेसिकली लीफ का ही काम कर रहा है। और ध्यान रखना साइटोकाइनेसिस का मतलब ये सेल का डिवीजन करने में हेल्प कर रहा है। तो इसके ज्यादा काम नहीं है, लेकिन 2-3 बात याद रखना बस। लीफ के डिले सेनेसेंस, दूसरा लीफ का क्लोरोप्लास्ट बनाना, और तीसरा क्या लिखा है प्रोड्यूस न्यू लीफ। बस इतना ही काम है इसका। अगला हमारा कौन सा आता है? इथाइलिन। क्या आता है बेटा? इथाइलिन। और लास्ट में कौन सा है? हो गया चैप्टर में, ठीक है। आपको एक बात और ध्यान रखना, ये इतना आसान नहीं तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम्हें याद रह रहा है, बाद सब भूल जाओगे और कल ही भूल जाओगे। सब क्वेश्चन लगाओगे तो ध्यान नहीं रहेगा कौन सा क्या कर रहा था। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि 4-4, 5-5 फंक्शन आप लिख लेना, या मैं अभी लिखवा दूंगा, आप लोग घर पे कुछ नहीं करोगे। जो किताब है उसके बराबर लिख लेना कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अभी लिखवाता हूँ, पहले हो जाने दो। बेटा इथाइलिन मैंने क्या बताया था इसके बारे में? ये गैसियस पीजीआर होता है। क्या होता है? गैसियस पीजीआर होता है। तो ये कहां से मिला था, कैसे लोग देखते हैं? कह रहा है इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर होता है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट। यानी कि हमें कैसे मिलता है? पके हुए फलों से। कह रहा है इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, सोइलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग। ये सब इसमें हेल्प करता है। इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एक्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीफ एंड फ्लावर्स। तो इसका ही वही काम लग रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये याद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके सेम काम लगते हैं। अब जैसे प्रमोटर हार्मोन 3 है, अब तुमसे पूछ लेगा वो, खाली ये पूछेगा कि बताओ डिले सेनेसेंस कौन करवाता है। अब तुम चक्कर में पड़ जाओगे यार कौन सा आ गया, जिब्रेलिन। अगर वो लीफ डिले सेनेसेंस दिखा रहा है तो साइटोकाइनिन। अब यहाँ पे भी देखो ये किसमें हेल्प कर रहा है? इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस, ये प्रमोट करवाता है, इसका अलग है। प्रमोट का मतलब क्या होता है? सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है, मतलब जल्दी करवाएगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा। और कह रहा है एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीफ, और लीफ को ये क्या करता है? गिराता है। और कह रहा है एंड फ्लावर्स। तो ये इसका काम क्या होता है? अभी लिमिटिंग एक्टिविटी हम क्या करेंगे? ये तो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बात, ये इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन करवाता है प्रमोट सेनेसेंस, और वो दोनों क्या करते हैं? रोकते हैं। सही है। अब आप सोच रहे हो सर तो इसका काम क्या हुआ प्लांट में? बेटा इथाइलिन का हम यूज वहां करते हैं जहां फलों को पकाना होता है, तो वो ये काम तो करेगा ही। अगले कह रहा है एंड फ्लावर। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, लिखा है, फलों को पकाने में हेल्प करता है। और कह रहा है इट इनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये क्वेश्चन आया था, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बढ़ाता है वो कौन सा हार्मोन होता है? कौन होता है? इथाइलिन, जिससे राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो, फलों को पकाने में हेल्प मिले। ठीक है, ये पढ़ना, वो देना। पानी है किसी पास? चलो अगले देखते हैं। बेटा कह रहा है इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बट डोरमेंसी। ये क्या करता है? ब्रेक करता है डोरमेंसी को। मतलब समझे आप लोग? अगर ब्रेक हो जाएगी डोरमेंसी तो इसका मतलब सीड जर्मिनेट हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो ये करता है, लिखा तो इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, स्पॉटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। ये समझ रहे हो आप लोग? जो पोटैटो होता है, पोटैटो उसमें कली निकलना है, उसमें हेल्प करता है। क्योंकि इसके दोनों काम होते हैं, इनिबिटर वाले भी और प्रमोटर वाले भी, तो दोनों का टाइप का काम ध्यान रखना है आपको। अगले कह रहा है बेटा इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड पेट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। अब मान लिया कोई प्लांट है, सही, धान की खेती हो रही है, अब उसमें क्या है, पानी भरा हुआ ज्यादा, तो वो क्या करेगा, मतलब इंटरनोडल पार्ट बढ़ाएगा, जिससे प्लांट क्या हो जाए, लंबा हो जाएगा। अगले कह रहा है इट हेल्प लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन above water. Ethylene also promote root growth and root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption surface. जिससे क्या हो,
यानी कि रूट हेयर फॉर्मेशन होगा, तो रूट हेयर फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो प्लांट के लिए क्या बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन करने के लिए वाटर को एब्जॉर्प्शन अच्छे से करेगा। ठीक है, तो ये काम कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ मेला लग रहा है, ये कौन सा मेला है? रोटरी क्लब। क्या क्या होगा इसमें? आप लोग जाते हो भाई? ये कंपटीशन होता है, वो भी आते हैं, सिंगर लोग आते हैं। देखो इन्हें पता भी है कि उनका नारा है, कौन आ रहा है? गुलजार। गुलजार कौन? गुलजार शायरी वाले, गुलजार शायरी वाले जो शायरी करते हैं। कौन सिंगर है? पिछली बार वो आया था मिक्का सिंह, मिक्का सिंह नहीं, वो कौन था? मैं आया था एक दिन, तो उसमें वो वही आया था। अरे इसने वो गाना गाया था यार, अभी ध्यान नहीं आ रहा। तुम लोग ठीक हो, यहीं पे आना और शाम को यहीं पे रख के जाना। अब तो ऐसा करना भी मत। हाँ, टिकट भी जाता है इसका, कितना होता है? 200 नहीं, इतना होता है? 200 रुपये में कौन जाएगा? हम मेरा देखें 200 नहीं होगा, ऐसे होगा 40-50 तक हो सकता है। हाँ 20 मुझे पता है, 20-30 साल हो सकता है, 50 हो जाए। 200 नहीं होगा, हो नहीं सकता। झूले उले में आए हुए हैं ना, वो फ्री मिलते हैं सब। ये डॉक्टर लोग लगवाते हैं मेरा ये वाला रोटरी क्लब। पीलीभीत के जो बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या कुछ और से, वो सब रुपए, हाँ वो सब मिलके लगवाते हैं। तभी तो यहाँ देखा हो तुमने, प्रचार होता है इसके बहाने से, प्रचार। जैसे मान लो वो है जेपी होटल वाले मान लिया, या फिर जैसे सपोज मानो रॉयल किंगडम वाले हो गए। जैसे जिस दिन मैं गया था, उस रॉयल किंगडम वाले उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था यहाँ पे। तो मेन चीज होती है कि सारे लोग मिलके रुपए इकट्ठा करके तभी लगवाते हैं, समझ गए? सही, अच्छा है मेरा देखने में आप लोग। और क्या है अगले? कह रहा है इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंथेसाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। अब बेटा यहाँ देखो, ये भी फ्लावरिंग करवा रहा है और वो भी करवा रहा था। कौन? ऑक्सीजन करवा रहा था पाइनएप्पल में। कह रहा है इट आल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, आम में भी ये करवाता है, तो ध्यान रखना, इथाइलिन लगाना। Since कह रहा है इथाइलिन regulates so many physiological process, it is one of the most widely used PGR in agriculture. कह रहा है the most widely used compound as source of ethylene is ethifone. Ethifone क्या होता है? जो कह रहा है in an aqueous solution is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly. Ethifone hastens from ripening in tomato and apples and acid abscission. अब ये क्या है? ये एक्वस फॉर्म है इसकी, ठीक है? किसकी? एथिफोन की, ठीक है? और ये हेल्प किस में कर रहा है? फ्रूट राइपनिंग में भी कर रहा है। अगले कह रहा है बेटा इन फ्लावर एंड फ्रूट, बोलो मत, हाँ बोल कर रहे हैं। कॉटन, चेरी एंड वॉलनट इट प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग कोकुम्बर। अब इसके ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और इसका ये वाला भी ध्यान रखना, सही? और एक्वस फॉर्म में कौन होता है? एथिफोन, वो भी आपको ध्यान रखना, क्लियर? अभी मैं इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन में अलग से लिखवा दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग ऐसे भूल जाओगे मुझे लग रहा है साफ साफ। अगले कौन सा आता है बेटा? एफसीएससी के कौन सा आता है? तो देखो कह रहा है एज मेंशन अर्लियर एब्सिसिक एसिड वर डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एक्सेशन एंड डोरमेंसी। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? अच्छा ये कैसा है? इनहिबिटर है ना, तो ये तो इनहिबिट करवाता है पूरी तरीके से। तो देखो लिखा भी है रोल इन रेगुलेटिंग एक्सेशन एंड डोरमेंसी, but like other PGR it also has other wide-ranging effect on plant growth and development. It act as a general plant growth inhibitor. बोलो मत आपको। कह रहे हैं and an inhibitor of plant metabolism. तो ये मेटाबॉलिज्म में इनहिबिट करता है, रोकता है, और ये क्या करता है? और जो भी चीजें होती हैं प्लांट एक्ट करता है उनको भी क्या करवाता है? इनहिबिट करवाता है। कह रहे हैं बेटा ABA inhibits seed germination, seed germination को भी रोकता है। कह रहा है ABA stimulate the closure of stomata and increase the tolerance of plant to various kind of stress. कौन सा? इसका मतलब क्या है?
एब्सिसिक एसिड, उसी की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल लगाया था, मुझसे पूछा था क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में कौन सा, अब मुझे वहाँ ध्यान नहीं आ रहा था, मतलब यार पता नहीं कौन सा, मतलब मैं सोचता रहा था कि ये हो सकता है, फिर मैंने सही लगाया था, ये लगाया था, लेकिन सोचना पड़ा मुझे 10-15 सेकंड तक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बेटा ध्यान रखना, सही है। और एलटी में तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो लेकिन मैं टेस्ट लगाता हूँ खाली बस, तो एकदम सोचना पड़ता है 30 सेकंड, तो लगता है कि मुझे दिक्कत ना हो जाए। तो आप लोग ध्यान रखा करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जैसे यहाँ उसमें कुछ क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में कौन हेल्प करता है, मुझे समझ नहीं आया कौन करता है यार, क्योंकि 5 हार्मोन कैसे याद करोगे एकदम से। तो मैं सोच रहा था, बहुत देर सोचा, तो मैंने कहा इनहिबिटर एक्टिविटी होती है, इस चक्कर से करता होगा। कह रहे एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, ये टॉलरेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि सहन करने में। अगर बहुत सारे स्ट्रेस हैं, जैसे सूखा हो जाता है या टेम्परेचर हो जाता है, या मैं बोल सकता हूँ पानी हो जाता है, तो या कोल्ड ठंड ज़्यादा है, तो उसमें स्ट्रेस में हेल्प करेगा। कह रहे देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, सही है, क्योंकि प्लांट को स्ट्रेस की कंडीशन में क्या करता है, हेल्प करता है। कह रहे एपीए, ये सारा सबसे इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, कह रहे एपीए प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोर्मेंसी। तो ये बार-बार बात कर रहा है, बाय इंड्यूसिंग डोर्मेंसी, डोर्मेंसी क्या करता है, इंड्यूस करता है, करेगा ही क्योंकि इनहिबिटर है। कह रहे एबीए हेल्प सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ इन मोस्ट सिचुएशन। एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्टिक किसका है, जिबरेलिक एसिड का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एब्सिसिक एसिड किसका है बेटा, एंटागोनिस्टिक, जीएस का, जो काम जीएस कर रहा है वो नहीं रोक रहा है, तो ये एक दूसरे क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट फंक्शन करने वाला, एक किसी काम को करवा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, रोक रहा है। अगले कह रहा है बी में समराइज दैट फॉर एनी and every phase of growth, differentiation and development of plant, one of the other PGR has some role to play, बहुत सारे होते हैं और भी होते हैं। Such role could be complementary or antagonistic, these could be individualistic or synergistic। अब तो ये तो आपको बताइए, बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, सेम फंक्शन करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अकेले किसी काम को करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे मिलके एक काम को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है सिमिलरली देयर आर a number of event in the life cycle life of a plant where more than one PGR interact to affect that event, जैसे डोर्मेंसी सीड हो गया, बड एब्सिशन हो गया, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस, ये एक से ज्यादा हार्मोन करते हैं, एक हार्मोन नहीं कर रहा है, सारों में नहीं बताया था, जितने तीनों उसमें सब में लिखवाए थे। कह रहा है रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। अब आप तो समझ सकते हो भाई, पीजीआर से प्लांट का इंट्रिंसिक कंट्रोल तो कंट्रोल होगा, बाहर वाला तो एक्स्ट्रा। कह रहा है along with genomic control and extrinsic factor they play an important role in plant growth and development। क्या हुआ, लो बैटरी क्लोज कर दो, क्लोज आता होगा ना ऑप्शन 1। चलो अगले कह रहा है बेटा लाइट कंट्रोल प्ले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय पीजीआर, सम ऑफ सच इवेंट कुड बी, जैसे वर्नाइजेशन होगा, फ्लावरिंग हो गया, डोर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, ये सब सारे काम। तो ये समझ गए हम लोग बेटा। इसके बाद कह रहे हैं बी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर बोथ ऑफ देम द एक्सटेंसिव फैक्टर और ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। मैंने कहा था अगर फ्लावरिंग का काम कोई प्लांट होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है खाली इंटरनल ए फैक्टर वो होते हैं, एक्सटर्नल टेम्परेचर वगैरह, लाइट वगैरह, ये सब रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर तुम्हारा हो गया। और बेटा इस चैप्टर के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, 12th, सही है, मंडे से करेंगे। फैमिली है, चलो फैमिली करवा दूंगा, फिर पहले फैमिली करवा दूंगा, अभी नहीं, मंडे करवाऊंगा। आप लोग एक काम करो, पहले इंपॉर्टेंट जो ये हार्मोन के फंक्शन है ना वो बराबर में लिख लो, क्योंकि ऐसे यहाँ पे याद नहीं कर पाओगे, मुझे पक्का बता भूल जाओगे। अरे मेरा फोन है, यही प्रॉब्लम हो रही बार बार। चलो तो फिर वही बात कर लेते हैं, टाइम बचाए तो ऐसा कर ले, वही आंसर की बोल देना, लाओ देना मोबाइल देना, घर जाओ मोबाइल दो इधर। डाटा ऑफ करके देना, डाटा ऑफ कर, एक बार नोटिफिकेशन आया।
भी है लेकिन मुझे पता लग जाएगा। कुछ नहीं कहाँ गया? चलो लिखो। बोले बताओ, आप टेस्ट निकालो और टेस्ट निकाल के अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे सर समझना भी है तुरंत समझ लो, ठीक है। चलो बेटा लिखो फर्स्ट का सेकंड, बोलो मत कोई भी, आराम से करो, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का 4, थर्ड का 3। जिसको पूछना हो पूछ लेना, अभी टाइम बहुत है। सही है, टेस्ट देके भी बैठो, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि कुछ ये बता दो समझ नहीं आया तो तुरंत बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड का थर्ड हो गया, फोर्थ का 4, 6 का 5 का 1, 6 का 1, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 3, 10 का 4, 11 का 2, 12 का 1, 13 का 1, 14 का 4, 15 का 1। लिख रहे हो आप लोग? सब बच्चे लिख रहे हो? 16 का 4, 17 का 2, 18 का 1, ठीक है। और 19 का 2, सर मतलब सेकंड में होना चाहिए, 6 काउंट होती है क्या तो ये कोई होती है वो 3 काउंट होगी, 6 काउंट 6 काउंट होगी? 3 में काउंट करोगे भी? मुझे लगा कि यूज होती है नहीं, 3 इसमें होती, 3 अलग होती, लेकिन होती अच्छा हैं। दोनों के count हाँ और क्या, कौन सा वाला बता रही तुम? 18 का 18 का फर्स्ट है। हाँ अगले देखो कह रहा है 19 का 2, 20 का 1। क्या हुआ? 19 का सर 3 आपको ये पता है एस्टेबल कैविटी कौन सी होती है? होती है। पहले मैंने pelvic girdle ही लगाया था, लेकिन अगर ह्यूमरस से गिनोइड होती है क्वेश्चन दिखाओ मुझे, क्वेश्चन का देना, एक टेस्ट दे, एक टेस्ट, कोई टेस्ट दे दो, एक क्या लगा रहे हो? कौन सा क्वेश्चन है? 90 अरे सही तो है, ये कह रहा है एसिटाबुलम इज अ पार्ट ऑफ, ये कह रहा है वो। एसिटाबुलम एक कैविटी है ना, तो किसका पार्ट है? ह्यूमर का समझा है। सर इनके इसमें लिखा है एसिटाबुलम इज द थाइरोइड आर्टिकुलेट, थाइरोइड तो फीमेल ही हमारी। अरे कौन सा क्वेश्चन? 19 बात कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ तो ये क्वेश्चन देखो कह रहा है, ए सुन लो, एसिटाबुलम इज अ पार्ट ऑफ, एसिटाबुलम क्या है? कैविटी तो है। तो ग्लिनोइड में तो कैविटी है, उसमें ह्यूमरस स्टिक करते हैं, पेक्टोरल गर्डल तो नहीं करते वो अगर क्वेश्चन तो समझा करो, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ उसमें क्या फिट होता है तो लगाओगे। यहाँ कह रहा है पार्ट किसका है, ये कह रहा है वो, तो किसका पार्ट है बताओ? पेल्विक गर्डल का। अगर वो ये कहता, सुनो, अगर वो ये कहता कि एसिटाबुलम कैविटी होती है, उसमें कौन सी बोन फिट होती है, या वो ऐसा कहता कि बताओ किससे ज्वाइंट होती है, कौन से, या वो ऐसा कहता कि कौन सी बोन से यहाँ पे ज्वाइंट होता है, मूवमेंट करती है, तो लगाते थे मैं, ठीक है। ह्यूमरस भी तब लगाओगे जब वो ग्लिनोइड कैविटी में बोलेगा। अगर वो कहे ग्लिनोइड कैविटी, ये कहने लगे बताओ बोलो, अगर वो ये कहने लगे ग्लिनोइड कैविटी जो होती है वो हमारी कौन सी बोन से मिलकर बनी होती है, अगर ऐसे मान लो क्या आएगा? ग्लिनोइड कैविटी का कर तो ह्यूमरस नहीं आएगा। अरे तो तुम्हारा आएगा ये क्या? क्लेविकल और स्कैपुला। ऐसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट पूछ रहा है किस टाइप का पार्ट है वो। अगले देखो
19 का 2 हो गया, 20 का 1, 21 का 3, 22 का 1। आप लोगों ने इस पे टिक लगा लिए थे क्या पेपर पे कि तुमने कौन सा लगाया है? सबने लगा लिया तो उससे पता लग जाता है। अगले कह रहा है 22 का 1, 23 का 1, 24 का 1, 25 का 4, 26 का 2, 27 का 1, 28 का 1, 29 का 2, 30 का 2, 31 का 4, 32 का 4, 32 का 4 लिख लिया, 35 का 3, 33 का 1, 34 का 4, 35 का 3, 36 का 1, 37 का 2, 38 का 4, 39 का 4, 40 का 1। हो गया यहाँ तक? हो गया? 41 का 4, 42 का 4, 43 का 3, देखो लिख लिया। 43 का हो गया, 44 का 4, 45 का 4, 46 का 3, 47 का 4, 48 का 3, 49 का 1 और 50 का 4। अगले कह रहा है 51 का 3, 52 का 3, 53 का 2, 53 का 2 ले लिया, 54 का 2, 55 का 4, 56 का 3, 57 का 2, 58 का 3, 59 का 2, 60 का 4। 51 तो बता सेम है। 51 का 3, 52 का 3 लिख लिया। 60 तो हुए, 61 का लिखो 4, 62 का 2, 63 का 3, 64 का 4, 65 का 2, 66 का 1, 67 का 1, 68 का 2, 69 का 3, 70 का 4। हो गया था? 71 का 3, 72 का 3, 73 का 4, 74 का 4, 75 का 3। सही है? 76 का 4, 77 का 4, 78 का 3, 70 कहाँ पे हो? 79 2, 80 का 4, 81 4, 82 2, 83 1, 83 का 1, 84 का 3, 85 का 2, 86 का 1, 87 का 2, 88 का 1, 89 का 2, 88 का 1, 89 का 2, 90 का 1। इसमें क्या 100 क्वेश्चन थे, क्या बात है? 90 है इसमें आंसर की 100 तक, 101 तक है। 90 हो गए सारे। अब आप लोग बताओ किसके कितने सही आ रहे हैं? देखा यार गलत कितने कितने गए, चेक करो। अब पिट जाओगे हम।
एक को बताओ, एक इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता है, तो क्या उसको एनीमिया जॉन्डिस नहीं बोल सकते हैं? जॉन्डिस ही बोलते हैं। देखो वहां लिखा हुआ है किताब में, एनसीईआरटी में, वो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भाई, एनीमिया और जॉन्डिस उस कंडीशन को बोलते हैं, टोटल बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अगर एनीमिया लिखा है तो आपको लगाना पड़ेगा, और जॉन्डिस लिखा है तब भी लगाना पड़ेगा। समझ गए? और बताओ, अब आप लोग आप क्वेश्चन पूछो मुझसे जो आपके गलत में है, जो आपको लगना कि पूछना चाहिए। बताओ बेटा, पीडीएफ निकाल ले रहा हूँ। कहाँ गई फाइल? बेटा बताओ मुझे, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो मैं बताता हूँ। कौन सा बताऊँ? 24, 22, 22। अच्छा, ये कह रहा है बेटा, नेम द थिन फाइबर प्रोटीनियस मेम्ब्रेन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द पोजीशन ऑफ थिक फिलामेंट इन द मिडिल। अच्छा, ये कह रहा है, देखो यहाँ पे आप लोग बताओ बेटा, मैंने आपको बताया था, नेम द थिन फाइबर प्रोटीनियस मेम्ब्रेन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द पोजीशन ऑफ थिक फिलामेंट इन द मिडिल। मिडिल वाली लाइन को क्या बोलते हैं बताओ? एम लाइन। 22 का 1 होगा। और बताओ, और दो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, उनके मिडिल लाइन क्या बोलते हैं? जेड लाइन। और दो जेड लाइन डिस्टेंस क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। हाँ बताओ कौन सा? 5वां, 6। इसी टाइप का है ना? देखो यहाँ पे बेटा, ये बताओ मुझे, पहले मैं लेबलिंग कर ले रहा हूँ आराम से। ये बोलो मत, ये वाला बैंड कौन सा है बताओ? ये डार्क बैंड, वो डार्क बैंड है ना ये, और इसकी भी मिडिल लाइन को बोल रहा था भी एम लाइन। ये वाली कौन सी है बताओ? बताओ, जेड लाइन। जेड लाइन तो है। और ये क्या है बताओ? बी, एक्टिन फिलामेंट है यहाँ पे खाली। कौन से हैं? एक्टिन फिलामेंट। और सी वाला ये पूरा क्या होगा बताओ? तो आप लोग ऐसे, हाँ, यहाँ से लेके जेड लाइन से लेके इसकी बीच की स्ट्रैंड क्या बोलते हैं? तो देख लो उसमें ए एच जोन। अच्छा ये बताओ मुझे, हाँ एक बात और बताओ बेटा, देखो एक बात सुनो, मैंने इसको डार्क बैंड बोला था, दूसरा मैंने ये कहा था जिस जगह पे खाली ये वाला फिलामेंट होगा, मायोसिन वाला, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स जोन। ये मैंने लिखा है भी होगा, हम लोग देखो किताब में लिखा हुआ ये चीज, क्या बोलते हैं? एच जोन। नहीं लिखा है क्या? लिखा होगा। दूसरा, और ये कह रहा है सी, ये कौन सा है तो बताइए हमको, पूरा डार्क बैंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ मिस्टेक कर गया, सुनो बेटा, यहाँ देखो, ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, ये वाला होगा डार्क बैंड। डार्क बैंड का मतलब क्या होता है? एक मायोसिन फिलामेंट और दो थिन एक्टिन फिलामेंट। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? डार्क बैंड। और आप लोग बताओ, ये बी वाला क्या है? एक्टिन फिलामेंट। और ये वाला जो जोन है, ये वाला, ये कौन सा है? एच जोन। एच जोन का मतलब होता है जहां पे ओनली मायोसिन फिलामेंट हो। समझ गए? तो डार्क बैंड के अंदर होता है एच जोन, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। और बताओ, 49 वाला आपने ए भी लिखवाया ना? हाँ, पर इसका आंसर डी होना चाहिए। 49 का हाँ, एनसीईआरटी में 49 लिखी हुई है और एक्सप्लेन भी करना है। ये थोड़ा सा ये है ही, वो प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, पहले भी बताया प्रॉब्लम। मैंने डी लगाया है। 49 का देख लो आपको। हाँ वही ये क्वेश्चन है जो गड़बड़ लग रहा है खाली।
कहाँ गया? यहाँ देखो आप लोग 49। ये बेटा ये कह रहा है दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे। कह रहा है वन इज लेवल एज एस रीजन एंड द अदर इज लेवल एज रीजन। आप लोग बताओ सॉल्वेबिलिटी जो CO2 होती है 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा था अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट O2। यही बात ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ पे ये बिगड़ रही, खाली एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट दोनों ठीक है। अब मैं बताऊँ, सुनो, अगर आप लोग गूगल करोगे इसको तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्योंकि बेटा एक बात और सुनो आप लोग, ये बात ठीक है कि हाँ जो पार्शियल प्रेशर होता है, क्या होता है पार्शियल प्रेशर, वो डिपेंड करता है किस पे, सॉल्वेबिलिटी पे। लेकिन खाली सॉल्वेबिलिटी पे नहीं करता है, और भी चीजों पे करता है। जैसे प्रेशर पे नहीं करता है, क्या टेम्परेचर पे नहीं करता है, मेम्ब्रेन की थिकनेस पे नहीं करता है, करता है। इसीलिए ये लोग गूगल के बाबा कह रहे हैं कि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। तो मैं दोनों तरफ हूँ भाई, 2 नंबर दूंगा। एनसीईआरटी अगर है तो सही है, हाँ तो सही है, सही है। क्योंकि हाँ मैं क्या बता तो रहा हूँ, एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है, ठीक है। चलो और बताओ, ये डाउटफुल क्वेश्चन था, मुझे पता था पहले से ही। और बेटा बताओ किसी को डाउटफुल क्वेश्चन? अभी 20-25 मिनट ऐसे बताओ, रुक जाओ। और किसी को डाउट है बताओ, कोई क्वेश्चन में जो आपको पूछना है उससे? आप कि सब सही है क्या सब बच्चों की? कैसे किया तुमने? 56 56 देख लो, 56। अच्छा यहाँ पे ये पूछा है क्या क्या उसको बोलते हैं, तो ये तो आप बता सकते हो बेटा? आप लोग बताओ बेटा, ये बताओ मुझे। मैंने कहा था डायमीटर ज्यादा किसकी होती है, एफरेंट आर्टिकल की, तो ये हो जाएगा एफरेंट आर्टिकल। कम किसकी होती है, इफरेंट की। ये तो पता है आपको, तभी तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। और सी क्या है, ये वुमेन्स कैप्सूल, सिंपल सा ये तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? बी फ्रेंड, सी वुमेन्स कैप्सूल। हाँ थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और बताओ पैराथर्मोन जो होता है वो तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। किससे? सॉरी, हाँ पैराथायरॉइड ग्लैंड से। किससे? पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैरा, पीटीएच। हाँ पीटीएच पैराथायरॉइड ग्लैंड से करता है। तो वो तो ना कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, तो कैल्सिटोनिन कम करेगा ना, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरो नहीं दिया उसने। कौन सा क्वेश्चन था? 69। तो इसमें क्या पूछ रहा है वो भी? ब्लड कैल्शियम लेवल लोअर्ड बाय द। तो ये सुनो, पैराथायरॉइड क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करता है, बढ़ाता है। बढ़ाता वो है। अभी मैंने पहले एनसीईआरटी देखी। गड़बड़ क्यों हो रहा है अभी? ये बढ़ाता है, ऐसे ही कह रहा है। लेकिन क्वेश्चन मैं देखूंगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझो। कौन सा है हमारा? 69। हाँ ये तो बात ठीक है। लेकिन मुझे ये हो रहा है कि इन द डेफिशिएंसी पूछा है। रुक तो जाओ, मैं देख लूंगा आराम से। द ब्लड कैल्शियम लेवल लोअर बाय द, अरे वो डेफिशिएंसी हो रहा है ना। अबे गधो, वो ये कह रहा है ब्लड कैल्शियम लेवल लोअर, कम कब होगा, जब जिसकी कमी से कम होगा। ये बढ़ा रहा है, अब ये कम होगा तो कम होगा, नहीं होगा, पीटीएच आंसर नहीं होगा इसका। ये डेफिशिएंसी नहीं, उसका खाली फंक्शन पूछता तो वो होता टीसीटी। नहीं आता क्योंकि पीटीएच क्या करता है, बढ़ाता है। इसकी कमी हो जाएगी तो कैल्शियम क्या हो जाएंगे, कम। समझ गए? ये है। एक मिनट
आप लोग ऐसा करना, कुछ ट्रिक ना करो ना, एक क्वेश्चन गलत कर दोगे हमेशा। टीसीटी कम करता है और पैरेट क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे ध्यान रखोगे बताना। टीसीटी मतलब थोड़े करता है थोड़े मतलब कम करता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। टी से कहते हैं टीसीटी, टॉप और थोड़े अरे कैसे भी ध्यान रखो तो आगे तो टीसीटी थोड़े, सही ध्यान रहेगा, सही है। और पीटीएस ज्यादा करता है। चलो और बताओ, और कुछ डाउट है किसी को? बोलो बेटा। 67 ऊपर है, कहाँ है? अच्छा इसमें क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि क्या क्या है, ये बताओ क्या है? हार्मोन ही तो है, क्या है? हार्मोन। बी क्या है बेटा? रिसेप्टर। और सी क्या है? मेम्ब्रेन। और क्या बताऊं बताओ? डी क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर। तो देख लो क्या क्या आंसर होगा इसका, देख लो। प्राइमरी मैसेंजर कौन होता है यहाँ पे? हार्मोन। और सेकेंडरी कौन होता है? कैल्शियम आयन, सही है। ईएमपी बताया था आपको। और बताओ बेटा, आप लोग टेस्ट दिया करो तो एक बार उसको एनालाइज जरूर किया करो बहुत अच्छे से, क्योंकि जब तक आप पता नहीं लगेगा मेरे क्वेश्चन कौन से गलत हुए, क्यों हुए, तो समझ कैसे आएगा। अब आपके जो क्वेश्चन गलत हुए मतलब ये हुआ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका वही टॉपिक अभी से ठीक नहीं है, उसको याद करो कैसे करके। क्वेश्चन गलत कोई भी एक बार किया करो खाली, वो दोबारा लाइफ में कभी भी आए लेकिन गलत ना हो, समझ गए। आप लोगों ने चेक कर लिया सब बच्चों ने कितने किसके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं? किसी के बैठ रहे हैं 70 प्लस, देखना सब देखो, देखना तो। और किसने चेक किया? अभी करो चेक, यहाँ तुम लोग बैठे सब, मेरी शक्ल में देखो, करो चेक जल्दी और बताओ मुझे कितने आंसर आ रहे हैं। मैं कुछ कहूँगा थोड़ा ना, अगर 5 भी सही जाएंगे तो क्या दिक्कत है? तुम टेस्ट नहीं देता, टेस्ट नहीं देते बेटा, तो ऐसे क्यों कर रहा? नहीं दिया टेस्ट है भी, क्वेश्चन कितने अंतर सही हुए, टिक नहीं लगाए। और बेटा किसने दिया था? तुम चारों ने दिया था, टेस्ट है नहीं है? है। तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं? हाँ और तुम लोग क्या कर रहे हो? चेक करो कितने सही जा रहे हैं, क्या चेक? अरे बताता हूँ, अभी मेरे पास आ रहा है, कर लो वो देखा जाएगा कितने सही आ रहा है कितने गलत। 70 सही है, छोड़ा कौन सा था ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कौन सा, मतलब मुझे याद नहीं आता इसलिए छोड़ना, मतलब पता है। चलो अब हो गया। और बताना जरा, गलत कौन से हुए बताओ। हो गए सारे? बेटा ये बताओ, और किसी को क्वेश्चन पूछना है? बताओ। अब क्या, अब जो भी टेस्ट होगा ध्यान सुनो, फैमिली में मंडे करवा दूंगा, ठीक है फैमिली। अब जो भी टेस्ट होगा तो उस टेस्ट तक कंप्लीट ही देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका मैंने लगभग को ले लिया। अभी जो बच्चे हैं टेस्ट अगर देखो तो इससे मैं मॉर्फोलॉजी का ले लूंगा, मॉर्फोलॉजी हालांकि फैमिली में मंडे करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सुनो सुनो, अरे सुन तो दो, क्या बचा है? फिर आप कपड़े बच जाएगा कैसे पढ़ाया? तो पढ़ाना है दोबारा, तो ऐसा करेंगे मंडे को कॉकरोची पढ़ा दूंगा और साथ में फैमिली पढ़ा दूंगा, ये कंप्लीट करेंगे फर्स्ट ईयर पूरा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिर ट्यूसडे से पढ़ेंगे
ठीक है, फर्स्ट यूनिट 12th की। दूसरा, अभी आप लोग बताओ बेटा कौन सा इसमें करते हैं, मुझसे पूछो। टेस्ट नहीं करो, आप लोगों ने बेटा ये बताओ, आप लोगों ने केमिस्ट्री का हुआ था ना, उसका आंसर ही मिलेगा आपको? फिजिक्स का भी हुआ था शायद, हुआ था, मुझे पता सर, हुआ था सर, बट आंसर ही नहीं, आंसर ही नहीं। आप सॉल्व कर लो। क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्या कह रहा है? वो देख रहे हो उधर, अबे इधर देखो बेटा, बाहर क्या हो रहा है इसमें तो ज्यादा मन लगा। तो आप लोग बेटा ये समझ गए, टेस्ट हो गया। अब तो हम लोग ऐसा करेंगे, कल मंडे को तो मैं फैमिली कराऊंगा और स्कॉपर वगैरह करवा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट ईयर। इसके बाद आपका फर्स्ट ईयर में कोई सी टेस्ट आ सकता है, ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे 12th। चलो ठीक है, आ सकती है, मान के चलो, तैयार करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हो गया सर, फोन डाउन ना हो जाए। नहीं सर, ले गया फोन बहुत